24 जुलाई 2004 में आरबीआई हैदराबाद बैंकिंग हॉल में बैठा हुआ था। हमारे एक कलीग ने आके मुझे बताया ग्लोबल ट्रस्ट बैंक पे आरबीआई ने मॉरिटोरियम लगा दिया है। मुझे मॉरिटोरियम का ठीक से मतलब भी समझ में नहीं आ रहा था, बट ग्लोबल ट्रस्ट बैंक उस समय एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैंक हुआ करता था और हैदराबाद हेडक्वार्टर अकेला प्राइवेट सेक्टर बैंक था। मुझे अभी आरबीआई ज्वाइन किए हुए 6 महीना भी नहीं हुआ था और मुझे क्या मालूम था कि जब मेरी डीबीएस में पोस्टिंग होने वाली है, मुझे सबसे पहली इंस्पेक्शन रिपोर्ट ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की पढ़ने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस सीरीज में मैं बता रहा हूँ आपको आरबीआई से रिलेटेड वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिसमें आपको पता लगेगा कि देश में एक केंद्रीय बैंक, एक सेंट्रल बैंक क्या काम करता है। आरबीआई इज नॉट लाइक ए टिपिकल बैंकिंग जॉब, इट इज नॉट अकाउंट्स जॉब, इट इज नॉट एग्जैक्टली ए फाइनेंस जॉब। ये है एक रेगुलेटर की जॉब, ये है एक सेंट्रल बैंकिंग की जॉब। कुछ एक्सपीरियंस मेरे अपने हैं, कुछ मेरे पढ़े हुए हैं और कुछ मैंने अपने साथियों से सुने हुए हैं। आज की स्टोरी है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बारे में, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस। पहले समझते हैं ग्लोबल ट्रस्ट बैंक क्या है। जब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और उस समय यूटीआई बैंक जो आज की डेट में एक्सिस बैंक है, उनको लाइसेंस मिला बैंकिंग का 90 के दशक की शुरुआत में। उसी समय ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को भी एक बैंकिंग लाइसेंस मिला। साउथ इंडिया में हेडक्वार्टर होना भी एक अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज आरबीआई चाहता था कि रीजनल पैरिटी भी रहे कुछ बैंक लाइसेंस अलॉट करने में। और यहाँ पर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का फोकस था टेक्नोलॉजी पे। प्रमोटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जयंत माधव जिन्होंने पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम किया हुआ था, डेवलपमेंट बैंकिंग का बहुत ही जबरदस्त अनुभव था। रमेश गेली जो पहले चेयरमैन रहे थे विजया बैंक के, और उनके टाइम में विजया बैंक ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की थी। और श्रीधर सुभाश्री जो बैंकर रहे थे, रमेश गेली के भी अच्छे फ्रेंड थे। स्ट्रॉन्ग टीम और धमाकेदार स्टार्ट। डे 1 पे 100 करोड़ के डिपॉजिट से स्टार्ट किया था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने और फोकस था टेक्नोलॉजी पे। रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन देखिए, जब बैंक का बिजनेस 3 साल में 4,300 करोड़ रुपए तक ग्रो कर गया। यहाँ पे 70% डिपॉजिट रिटेलर से आ रहा था। बैंक में आई थिंक अकेला ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इक्विटी स्टेक लिया था। जब बैंक पहली बार आईपीओ लेके आया, 60 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, 60 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन। लोगों की आंखों का तारा बन गया था ये नया सो कॉल्ड टेक सेवी बैंक। हैदराबाद उस समय एक आईटी हब के रूप में उभर रहा था और यहाँ पर हैदराबाद में लोकेटेड होने का एक आईटी की इमेज को भी, एक न्यू जनरेशन बैंक की इमेज को भी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक कैरी कर रहा था। लेकिन बैंक के बुक्स उतने टाइट नहीं थे, लोनिंग वीक थी। बैंक की ज्यादा हालत खराब होनी शुरू हुई जब इन्होंने केतन पारेख जैसे लोगों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। वो बात होती है 1999, 2000, 2001 के दौरान। इन 2 सालों के अंदर ही बैंक का जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर था वो बैंक के एसेट्स के 30% तक पहुंच गया। केतन पारेख को बैंक ने 140 करोड़ का लोन दिया और जो केतन पारेख ने लोन के पैसे को यूटिलाइज किया ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के स्क्रिप्ट को खरीदने में, उसके शेयर्स को खरीदने में, जिससे जीटीबी के शेयर प्राइस ऊपर बढ़े। सेबी ने जीटीबी के प्रमोटर्स को शेयर मार्केट पार्टिसिपेशन से बैन लगा दिया था। बैंक में बढ़ते हुए एनपीए, निगेटिव नेटवर्थ, मिसमैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट में हाई लेंडिंग, ऑडिटेड बैलेंस शीट और अकाउंट्स में जो डिफरेंस थे, इन सब मुद्दों को नजर रखते हुए आरबीआई ने मोरिटोरियम का फैसला लिया। लेकिन किसी भी बैंक पे मोरिटोरियम लगाना बहुत आसान तो है नहीं, बट आरबीआई ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। मोरिटोरियम अनाउंस होने के 2 ही दिन बाद ये अनाउंस कर दिया गया कि इस बैंक का मर्जर होने वाला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ। डिपॉजिटर्स के पैसे तो बच गए, लेकिन जो शेयर होल्डर्स थे इस बैंक में, उनको एक पैसा भी नहीं मिला। उनकी पूरी इक्विटी डाइल्यूट हो गई, कोर्ट केसेस चलने लग गए। लगभग 1.5 साल बाद मेरी पोस्टिंग हुई है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन में। और क्योंकि ये हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड बैंक है, तो वहां का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, उसके पास ही इसके सारे डॉक्यूमेंट है, सारा इंस्पेक्शन वहां से हुआ है और आज भी सारा कोऑर्डिनेशन वहां से हो रहा है। जब मैं डिपार्टमेंट में गया हूं तो मेरे को पुरानी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी और मेरे से कहा गया कि आप इन रिपोर्ट को डिटेल में पढ़िए, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए। और पर्पज ये है कि जो कोर्ट केसेस हो रहे हैं उसमें आरबीआई का स्टैंड किस तरीके से रखा जाएगा। मेरा बैंकिंग का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत ऑपरेशंस तक सीमित है, मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने करीब 1 हफ्ते तक पढ़ा और मुझे समझ आ रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
इतना तो समझ आ रहा है कि बैंक में बहुत तगड़ा मिसमैनेजमेंट है और आरबीआई को ये बात कम से कम पहले 2-3 साल से समझ में आ रही है। हर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, जो मैंने पिछली 3 इंस्पेक्शन रिपोर्ट पढ़ी, उनमें ये बातें लिखी हुई थी कि किस तरीके से गलत प्रकार के लोन हो रहे हैं, लोन एनपीओ हो रहे हैं, एनपीए की एवरग्रीनिंग हो रही है और बैंक के मैनेजमेंट को इन बातों का एहसास भी है, बट बैंक एक्शन नहीं ले रहा है, बल्कि बहुत सारी बातों को दबाया जा रहा है। एक बार तो उस रिपोर्ट को पढ़ के मुझे भी लगा शायद आरबीआई ने एक्शन बहुत लेट लिया है, बट ये सब मैटर्स एकदम टॉप लेवल पे जाके डिसाइड होते हैं और उसमें भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर मैं ऐसे बोलूं, एक्शन लेके बैंक पे मोरेटोरियम लगाना, बैंक को बंद करना तो बहुत आसान है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आज जो बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, जो बैंक में डिपॉजिटर्स का पैसा रखा हुआ है, उसको कैसे लोगों को वापस किया जाएगा। ये रिपोर्ट मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग थी, बिकॉज मैं अभी इंस्पेक्शन करना शुरू भी नहीं किया है। अभी तो बस मैं डिपार्टमेंट में आया ही हूँ और इतनी भारी भरकम रिपोर्ट मुझे पढ़नी है और पढ़ के उसी ही लॉकर में वापस रख देनी है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव, बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गया था उस समय। आई थिंक थोड़े दिन बाद डिपार्टमेंट में सीनियर्स को ये बात समझ में आ गई कि मैं अभी इस काम के लिए बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मेरे से एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से रियलिस्टिक हो गई होंगी। मेरे को और कुछ ज्यादा बातों में फिर इन्वॉल्व नहीं किया गया। जो भी मैंने इम्पोर्टेंट चीजें नोट डाउन करी थी वो उन्होंने अपने पास रख ली और जहां तक मुझे याद आता है बाद में ये सारा केस सेंट्रल ऑफिस मुंबई ने अपने हाथ में ले लिया। हर बात के लिए रीजनल ऑफिस से कोऑर्डिनेट करना शायद मुश्किल हो रहा होगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैं पहला केस डीबीएस में आने के बाद देख रहा हूँ ऐसे बैंक का जो कुछ साल पहले सबकी आंखों का तारा था और आज वो सबकी आंखों का कांटा हो गया है। वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट पढ़ के जो मुझे इंसाइट्स मिले कि कितना डीप में जा सकता है आरबीआई का इंस्पेक्टिंग ऑफिसर और किस तरीके से बैंकिंग में जो मॉल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको आरबीआई का इंस्पेक्शन आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जॉब, जहां पर आप लाखों करोड़ों डिपॉजिटर्स का, जिन्होंने एक बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा करके अपना पैसा रखा हुआ है, अपनी लाइफ टाइम पूंजी वहाँ रखी हुई है, उनका विश्वास बनाए रखने के लिए अपना काम करते हो। जहाँ भी गैप्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हो और उन्हें आप रिपोर्ट करते हो। इतनी क्लैरिटी के साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखी हुई थी, इतने डिटेल्ड में वो केस लिखे हुए थे, किस तरीके से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है और दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में जा रहा है, तीसरे अकाउंट से चौथे अकाउंट में जा रहा है और रोटेट होके बहुत बार एवरग्रीनिंग हो रही है, बहुत बार ओवरलैंडिंग हो रही है, बहुत बार पैसा कैपिटल मार्केट में जा रहा है। आई कुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्क और किस तरीके से ये काम किया जा सकता है आरबीआई के इंस्पेक्शन द्वारा। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने, जिसमें मैं सच बताऊं तो मुझे काम अपनी कैपेबिलिटी के बाहर लगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोर्ट में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं कि मैं उनके जवाब, ड्राफ्ट रिप्लाई भी तैयार कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स कोर्ट में तो शायद मुझे नहीं जाना होगा, मैं जूनियर ऑफिसर था, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड मटेरियल बनाने के लिए भी मैंने अपने आप को कैपेबल तो नहीं समझा, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि आरबीआई के अंदर चैलेंजेस की तो कमी नहीं है। जैसे जैसे मार्केट में नए नए प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ऐसे ऐसे देयर आर न्यू वेज फाइंड आउट दोज प्रॉब्लम्स, टू फाइंड आउट दोज गैप, और वही रेगुलेटर की जॉब को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज राइट इन द कमेंट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिमिस्टिफाई वर्किंग ऑफ द आरबीआई। वी एट iExamBee आर हियर टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।